तो चलिए बच्चों बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 19। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 19? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1, 2। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो सीक्वेंसेस आपको यहाँ पे दिए हुए है ना, दो सीक्वेंसेस यहाँ पे हमें दिए हुए। फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सेकंड सीक्वेंस क्या है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो सीक्वेंसेस हमारे पास अवेलेबल है तो इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम इसकी फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, वैसे ही इसके सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम इसकी सेकंड टर्म के साथ करेंगे, वैसे ही इसकी थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड टर्म के साथ करेंगे। मतलब दो सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। ठीक है, अब दो टर्म्स के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकलने के बाद आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा। उस सीक्वेंस की टर्म्स का फिर आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, सम बनाना है, द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो जो दो सीक्वेंसेस दिए हुए उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद आपको एक रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस की टर्म्स का बाद में हमें क्या करना है, अल्टीमेटली सम निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 19। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 19। सबसे पहले जो सीक्वेंसेस हमें दिए हुए हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन सीक्वेंसेस आर, गिवन सीक्वेंसेस आर, गिवन सीक्वेंसेस आर। क्या दिया बेटा, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 2, 4, उसके बाद कितना है 8, उसके बाद कितना है 16, उसके बाद कितना है 32। और यहां पे देखो जो सेकंड सीक्वेंस आपको दिया उसमें क्या टर्म्स है 128, उसके बाद 32, उसके बाद कितना है 8, उसके बाद कितना है 2 और इसके बाद कितना है 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म के साथ, और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन फोर्थ टर्म के साथ, फिफ्थ टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन फिफ्थ टर्म के साथ। ठीक है, सो ऑन मल्टीप्लाइंग corresponding terms of sequences we get। ठीक है, we get, देखो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, है ना। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 128, सो 2 इंटू कितना मिलेगा आपको 128। उसके बाद देखो कॉमा, सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ 4 इंटू 32 हो जाएगा, देन कॉमा 8 इंटू कितना होना चाहिए 8, देन थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म के साथ दैट इज 16 इंटू 2 एंड फिफ्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन फिफ्थ टर्म के साथ दैट इज 32 इंटू 1/2। नाउ यहाँ पे देखिए 2 इंटू 128 कितना हो जाएगा 256, कितना होना चाहिए 256। 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128। 8 इंटू 8 कितना होना चाहिए 64। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे देखो 32 इंटू 1/2 आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि जब हमने करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन निकाला तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिल रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि आप किसी भी टर्म का रेशो उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लोगे तो आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगा। देखो 128 को अगर हम 256 से डिवाइड कर दे तो 128/256 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। वैसे ही देखो 64/128 अगर किया जाए, 64 को अगर हम 128 से डिवाइड कर दे तो भी आपको कितना मिलेगा 1/2 ही मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे 128 को अगर आप 256 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। वैसे ही अगर आप 64 को 128 से डिवाइड करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। वैसे ही अगर आप 32 को 64 से डिवाइड करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। और 16 को अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। मतलब ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिला है ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है।
ठीक है ना, क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है, जिसमें फर्स्ट रेशो जो है, सॉरी फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 256 है, और कॉमन रेशो कितना है बेटा 1/2 है। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस वी गेट विच फॉर्म्स, ठीक है, विच फॉर्म्स अ जीपी, ठीक है, विच फॉर्म्स अ जीपी। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जीपी फॉर्म कर रहा है विथ A इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म देखो कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 256, ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड टर्म हमारे पास कितना है, सेकंड टर्म देखो यहाँ पे, सॉरी कॉमन रेशो ना, सेकंड टर्म का हमें कोई यूज नहीं होता है, कॉमन रेशो हमें देखना है, तो कॉमन रेशो बेटा यहाँ पे कितना है 1/2 है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 256, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, n इज इक्वल्स टू 5 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, n इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, ठीक है, इस प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो जो हमने प्रोडक्ट निकाला, जो सीक्वेंस हमें मिला उसमें कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें पता है कि जीपी में n टर्म्स का सम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn के बराबर में क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 माइनस r, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा s5 के बराबर में a कितना है बेटा, देखो यहाँ पे 256, कितना है 256 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n, r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रेज टू n, n की जगह पे हमें कितना पुट करना है 5, तो ये 1/2 रेज टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना मिलना चाहिए 1 माइनस 1/2, है ना, कितना मिलेगा 1 माइनस 1/2। नाउ देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज s5 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 256 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/2 रेज टू 5 का हम पावर सेपरेट कर देंगे, कितना मिलेगा 1 रेज टू 5, 1 रेज टू 5 और कितना हो जाएगा 1, और 2 रेज टू डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 रेज टू 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 1 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा हाफ। नाउ इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, s5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो 1/2 है 1/2 में का 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 256 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनटू कितना मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू 5 इंटू 1 कितना होना चाहिए 2 रेज टू 5 माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 रेज टू 5। सो दिस विल इंप्लाइज s5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, s5 इज इक्वल्स टू, दिस इज 256, और 256 का मतलब, ठीक है, 256 मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहाँ पे देखो 2 रेज टू 5 माइनस 1, 2 रेज टू 5 कितना होता है 32, 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 2 रेज टू 5, कितना हो जाएगा 2 रेज टू 5। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, s रेज टू 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 256 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 रेज टू 5 है, तो 2 रेज टू 5 में से एक 2 को हम कैंसिल कर देंगे, कितना मिलेगा, और ये 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31, और ये डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 रेज टू 4। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, s5 के बराबर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 256 मल्टीप्लाइड बाय 31, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिएगा 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 का मतलब कितना होता है 16, ठीक है, और यहाँ पे 256 बाय 16 करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, s5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो 16 डिवाइडेड बाय 256 कितना होना चाहिए 16, है ना, दिस इज 16 1 16, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 60 यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 256, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 31, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 31, और यहाँ पे देखो s5 इज इक्वल्स टू, तो 16 इंटू 31 करिएगा, 16 इंटू 31 करेंगे तो क्या मिलेगा 31 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है, 16 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3, और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 6, 8 प्लस 1 इज 9, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो आपको यहाँ पे s5 की वैल्यू क्या मिलेगी 496, ठीक है, क्या मिलेगी 496, लिखिएगा। तो चलो जी, है ना, इसका सम तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो मुझे ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज याद आई है, ठीक है, क्या है कि अगर मान लो कि जैसे हम जीपी को दोनों साइड से रीड कर सकते हैं ना, हम जीपी को दोनों साइड से रीड कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट, सॉरी, है ना, अभी हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट रीड किया हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में रीड किया जिसमें हमने फर्स्ट टर्म 256 लिया था और कॉमन रेशियो में कितना मिला था 1/2। अब मान लो कि अगर मैं इधर से इधर रीड करता हूं, है ना,
क्या करते हैं हम लोग 16 से रीड करना चालू करते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, दैट इज मान लो, है ना। जैसे अगर हमने इस जीपी को इस तरीके से लिख दिया 16, ठीक है, कॉमा 32, ठीक है, कॉमा 64, कॉमा 128, ठीक है, कॉमा ये कितना हो जाएगा 256। अगर इस तरीके से आपने रीड किया, है ना, आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो। तो अगर क्या हमने इस डायरेक्शन में रीड किया तो हमारा आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, इस जीपी में ये भी एक जीपी है, क्यों जीपी है देखो, 32 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 64 को अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। वैसे ही आप 128 को 64 से डिवाइड करोगे तो भी आपको 2 मिलेगा, और जब आप 256 को 128 से डिवाइड करोगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज अगेन अ जीपी विद द फर्स्ट टर्म 16 एंड कॉमन रेशियो आपका कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से यहां पे देखिएगा, यहां पे a का जो वैल्यू है वो कितना है, 16 है, r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू तो हमारी 5 ही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 रहने वाली, चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो इसका यूज करके क्या हम इस जीपी की जो सम निकालेंगे क्या वो सेम आएगी जैसे हमने इस जीपी की निकाली थी, मतलब ऐसे रीड करके जो हमने सम निकाला था 496 समथिंग आया था, ठीक है। तो क्या ऐसे रीड करने के बाद भी 496 ही आएगा? तो देखो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा सम, है ना, मतलब एसएन का फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। देखो आप ऐसे रीड करो या फिर ऐसे रीड करो, फॉर्मूला आपको एक ही यूज करना है, ठीक है। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, r ग्रेटर देन 1 एंड r लेस देन 1 के लिए, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको उतना स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर जो सेम ही मिलेगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर हम 5 रख दे तो क्या मिलेगा, S5 इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 का वैल्यू देखो यहाँ 1 माइनस r रेज़ टू n, r का वैल्यू कितना है 2 और n का वैल्यू कितना है 5, दैट इज 2 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2। नाउ देखो S5 के बराबर में कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 5 बेटा कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, S5 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 32 कितना हो जाएगा माइनस 31, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा माइनस 1। देखो माइनस 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, मतलब आपको S5 कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 16 इंटू 31, एंड 16 इंटू 31 कितना होता है 496, कितना होता है 496। तो आप चाहे ऐसे करो या फिर इस तरीके से करो, आपका आंसर जो है क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब एक्चुअली ना क्या होता है, जब आपको जीपी दिया हुआ हो, ठीक है, तो कोशिश ये करना कि जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है वो थोड़ा सिंपल रहे, छोटा रहे। अगर मान लो इस तरीके से आपको जीपी दिया हुआ है और आपको दिख रहा है कि इधर में फर्स्ट टर्म, अगर इसको मैं फर्स्ट टर्म लूंगा तो ये छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर है, तो क्या करना है, इसी जीपी को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, सम निकालना है ना, आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो आप 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 करो, या फिर 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256 करो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जीपी को रीड करके इसका सम निकाल सकते हो, या फिर इस तरीके से भी रीड करके आप जीपी का सम निकाल सकते हो। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, क्या चेंजेस होंगे, एक तो आपके फर्स्ट टर्म में चेंज होगा और कॉमन रेशियो में चेंज होगा, ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो है, फाइनल आंसर जो है वो आपको एकदम सेम मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 20। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 20, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस a ar स्क्वायर डॉट 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 ar रेज़ टू n माइनस 1 एंड कैपिटल AR स्क्वायर डॉट 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 कैपिटल AR रेज़ टू n माइनस 1 फॉर्म जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, ठीक है। आपको क्या बताना है, यहाँ पे अगेन दो सीक्वेंसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, दो सीक्वेंसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सीक्वेंस है ना, और ये क्या है आपका सेकंड सीक्वेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी फॉर्म करता है, ये हमें शो करना है, और साथ में हमें क्या करना है, उसका कॉमन रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 20, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 20। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग
करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, ये फर्स्ट सीक्वेंस है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका सेकंड सीक्वेंस है। तो फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब क्या करना है, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ। तो देखो उस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू कैपिटल ए, देन देखो कॉमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वहां पे सेकंड टर्म क्या है, ए आर है, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। वैसे ही यहाँ पे देखो थर्ड टर्म का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, थर्ड टर्म वहां पे क्या है, ए आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो थर्ड टर्म क्या है, कैपिटल ए आर स्क्वायर, तो स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर इन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। एंड डॉट 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 ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू करें तो वहां पे देखो nth टर्म क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू n माइनस वन, और यहाँ पे देखो nth टर्म क्या है, कैपिटल ए आर रेस टू n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a इंटू कैपिटल a मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर रेस टू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर रेस टू कितना हो जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया टर्म्स, ठीक है, क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। अब हमें ये देखना है, हमें ये शो करना है कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिला है ये क्या फॉर्म करता है, जीपी फॉर्म करता है, और जीपी फॉर्म करता है मतलब हमें क्या शो करना पड़ेगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो रेशो है वो हमें यहाँ पे सेम शो करना पड़ेगा। मतलब किसी भी टर्म का रेशो उसके पहले आने वाली टर्म के साथ, उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ लिया जाए तो वो थ्रू आउट कैसा मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, मतलब ये a1 है, ये आपका a2 हो गया, ये क्या हो गया आपका a3, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए आपका an हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पे देखिए अगर आप फर्स्ट सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ लोगे, दैट इज a2 बाय, अगर आप a1 करते हो तो a2 बाय a1 के बराबर में देखो आपको क्या मिलेगा, a2 का वैल्यू क्या है, a इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल a1, देखो a1 कितना हो जाएगा, स्मॉल a इंटू कैपिटल ए, तो ये स्मॉल a इंटू कैपिटल ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल r इंटू कैपिटल आर। वैसे ही यहाँ पे देखो सेकंड टर्म थर्ड टर्म को अगर आप सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे, दैट इज a3 बाय अगर आप a2 करोगे तो ये कितना होना चाहिए, देखो a3 हमारे पास कितना है, स्मॉल a इंटू कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू क्या है, स्मॉल a इंटू कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल a इंटू कैपिटल ए स्मॉल a इंटू कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू कैपिटल आर है, ये आर स्क्वायर में से एक आर निकल जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर में से एक आर निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आर इंटू आर। वैसे ही यहाँ पे देखो अगर आप a4, ठीक है, a4 बाय a3 करते हो, है ना, a4 बाय आप a3 करते हो, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि a4 वाली टर्म हमारी क्या होगी, मतलब फोर्थ टर्म क्या होनी चाहिए, a इंटू कैपिटल ए और कितना हो जाएगा, आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय a3 हमारा क्या है, a इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये a यहाँ से निकल जाएगा, आर क्यूब में से आर स्क्वायर हट जाएगा और आर क्यूब में से कैपिटल आर स्क्वायर भी आपका उड़ जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। और ऐसा ही अगर आप कंटिन्यू करते चले गए तो आप क्या कर सकते हो, nth टर्म का भी रेशो निकाल सकते हो उसके पहले आने वाली टर्म के साथ। तो आप थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा हर करस्पॉन्डिंग टर्म का जो रेशो है वो आपको यहाँ पे कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स remains same, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स रिमेन्स सेम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो कैसा है, सेम है, और जब करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो थ्रू आउट सेम होता है तो उस सीक्वेंस को, उस प्रोग्रेशन को क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिला था
कैसे बनाया था हमने? बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस, ठीक है, जो सीक्वेंसेस हमें दिए हुए थे उनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये सीक्वेंस आया था। और हमने ये भी नोट कर लिया कि जब इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो निकाला गया तो थ्रू आउट हमें कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? जीपी फॉर्म करता है, ठीक है। इट मींस दैट, ठीक है, इट मींस दैट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस फॉर्म्स अ जीपी, फॉर्म्स अ जीपी, ठीक है, वेयर फर्स्ट टर्म, वेयर फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म देखो यहां पे क्या है? स्मॉल a इंटू कैपिटल A, सो स्मॉल a इंटू कैपिटल A एंड कॉमन रेशो इज, क्या दिया है? कॉमन रेशो क्या निकाला हमने? स्मॉल r इंटू कैपिटल R। देखो फर्स्ट टर्म के बारे में यहां पे पूछा नहीं था बट हमने अपनी तरफ से उसमें नोट कर लिया, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 21, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 21? फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। देखो इसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे? थर्ड टर्म जो है क्या है? ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है? फर्स्ट टर्म से बाय 9, ठीक है। और कितने से बड़ी है? 9 से बड़ी है। वैसे ही देखो यहाँ पे आपको सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, ठीक है। सेकंड टर्म जो है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? फोर्थ टर्म से। और कितने से ग्रेटर है? बाय 18, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको क्या कहा गया है? फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको ऐसे 4 नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है, जो क्या फॉर्म करते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। और उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो थर्ड टर्म है, 4 नंबर्स आपको ढूंढ के निकालने हैं ना, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे? उसमें 4 टर्म्स होंगी, है ना। तो 4 टर्म्स में से आपको यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से बड़ी है। और कितने से बड़ी है? बाय 9, ठीक है। कितने से बड़ी है? 9 से बड़ी है। वैसे ही देखो सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकंड टर्म है वो क्या है? ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? फोर्थ टर्म से ग्रेटर है। और कितने से ग्रेटर है? 18 से ग्रेटर है। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कि अगर मुझे थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है ना, इस बात को आप समझिएगा। अगर हमें थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या इंफॉर्मेशन दिया था कि थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 से बड़ी है। तो अगर मुझे इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा? 9 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके दोनों टर्म्स क्या होगी? इक्वल होगी। वैसे ही यहां पे देखो सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, मतलब सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से 18 से बड़ी है। तो अगेन अगर सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म में 18 ऐड करना पड़ेगा, तब जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म के साथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पे यूज करेंगे। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 21। लेट, ठीक है, लेट 4 नंबर्स बी, लेट 4 नंबर्स बी A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। लेट A1 4 नंबर्स बी A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। अब यहां पे देखो A1 को ही हम क्या लिख सकते हैं? A1 इज इक्वल टू क्या होता है? अगर हम जीपी के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड जीपी के बारे में बात करें, तो जो स्टैंडर्ड जीपी है उसमें फर्स्ट टर्म जो है हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो A1 को ही हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। A2 क्या होता है बेटा? A2 क्या होता है? A इंटू आर होता है। A3 को आप क्या लिख सकते हो? A इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो। और वैसे ही आप A4 को यहां पे क्या लिख सकते हो? A इंटू आर क्यूब, क्या लिख सकते हो? A इंटू आर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे देखो क्या कह रहा है? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। अगर थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 से बड़ी है
तो अगर मुझे थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में 9 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसी का मतलब क्या है A3 जो है वो किसके बराबर में है, A1 प्लस 9, है ना, किसके बराबर में है, A1 प्लस 9। देखो इसको थोड़ा आप समझिएगा, है ना, यहां पे आपको कहा गया था कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से बड़ी है, और कितने से बड़ी है, 9 से बड़ी है। तो अगर हमें उनको इक्वल करना है, दोनों टर्म्स को इक्वल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि हमें फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएगी ना। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज व्हाट इज A3 क्या है हमारे पास, A इंटू आर स्क्वायर, सो दिस इज ए आर स्क्वायर, और इसके बराबर में देखिए A1 कितना है, A, सो दिस इज A प्लस 9। इसी को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, A इंटू आर स्क्वायर, A को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस से इसके बराबर में आ जाएगा 9। यहां पे देखो दोनों में से A को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 1, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 9। इसको हम दे देंगे बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अगेन यहां पे देखिएगा सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि जो सेकंड टर्म है ना, जो सेकंड टर्म है वो कैसी है, ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। कितने से बड़ी है, 18 से बड़ी है। तो फिर से अगर हमें दोनों टर्म्स को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में 18 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A2 के बराबर में कितना हो जाएगा, A4 प्लस 18, कितना हो जाएगा, A4 प्लस 18। A4 में 18 ऐड करेंगे तभी वो क्या होगा, A2 के साथ इक्वल होगा, है ना। नाउ यहाँ पे देखिए A2 का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे A2 कितना है, AR, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे AR, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू A4 का मतलब क्या होता है, AR क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 18। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये 18 को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस 18 के बराबर में, ये जो यहाँ पे AR दिख रहा है इसको हम RHS में लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस था तो इधर ये निगेटिव हो जाएगा, क्या मिलेगा, AR क्यूब, ठीक है, माइनस कितना होना चाहिए, AR। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, AR क्यूब माइनस AR, ठीक है, और देखो इसके बराबर में आपको कितना मिल जाएगा, माइनस 18, ठीक है, कितना मिल जाएगा, माइनस 18। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, इसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, एक तो आप यहाँ से R कॉमन निकाल सकते हो, साथ में आप A भी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने AR कॉमन निकाल लिया तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक चला गया, R स्क्वायर में R क्यूब में से R चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, R स्क्वायर, और देखो यहाँ से A भी चला गया, R भी चला गया, तो ओनली कितना बचेगा, 1, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस 18। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको हम देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, 4 नंबर्स हमें निकालने हैं। 4 नंबर्स निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी और कॉमन रेशियो की जरूरत पड़ेगी, मतलब R की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, A इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो इसके RHS में कितना है, माइनस 18, ठीक है, और इसके RHS में देखो कितना है, 9 है, ठीक है। देखो इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS को LHS से डिवाइड करना पड़ेगा और RHS को RHS से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर माइनस 1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये A भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 18 बाय 9 कितना होता है, माइनस 2। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, R के बराबर में कितना मिल जाएगा, माइनस 2। मतलब R की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल गई, माइनस 2 मिल गई, ठीक है ना। R की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल गई है, माइनस 2 मिल गई है। अब देखो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, A की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 के बराबर में क्या है, 9 है। तो ये जो R की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, यूजिंग R इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो जब आप R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, यहाँ पे A मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर।
आर का वैल्यू कितना बेटा -2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और इसके बराबर में कितना आना चाहिए 9। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -1 और इसके बराबर में आपको कितना मिल जाएगा 9। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय 3, इसके बराबर में कितना आ जाएगा 9। 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो a के बराबर में कितना हो जाएगा 9/3, दैट इज कितना होना चाहिए a इज इक्वल्स टू 3, है ना। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो हमें r का भी वैल्यू मिल गया और a का भी वैल्यू मिल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, a1 a2 a3 एंड a4 निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर a1 इज इक्वल्स टू, देखो a1 में सिर्फ हमें a रखना है, a का वैल्यू कितना है 3, तो a1 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद देखो a2 के बराबर में कितना आ जाएगा, a2 कितना है ar, a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, सॉरी a का वैल्यू कितना है 3 और r का वैल्यू कितना है -2, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो a3 में क्या है, a इंटू आर स्क्वायर, तो a3 के बराबर में देखिए कितना हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, a कितना है 3 है और r स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना होना चाहिए 12, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और a4 में देखो a का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस r का क्यूब मतलब -2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा -8 इंटू 3 कितना मिलेगा आपको -24। सो आपको a4 की जगह पे आपको कितना मिलेगा -24। बात समझ में आ रही है। इस a1 a2 a3 a4 में ही हम a और r की वैल्यू रख रहे हैं, है ना। तो हमें क्या मिल गए, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू मिल गई, क्या मिली है 3 -6 12 एंड -24। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 नंबर्स, ठीक है, 4 नंबर्स आर क्या है 3 -6 देन 12 एंड देन आपको यहां पे क्या दिख रहा है -24। देखो क्या ये जीपी फॉर्म करते हैं, है ना, जीपी तो फॉर्म करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे कॉमन रेशियो यूज किया हुआ है। तो -6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको -2 मिलेगा, 12 को आप -6 से डिवाइड करोगे तो भी आपको -2 मिलेगा, और -24 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा -2 ही मिलेगा। लिखिएगा।